हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए अपनी एक्सरसाइज 3.5 यानी कि प्रश्नावली 3.5 में। और जिन लोगों ने इतने सारे प्रश्नावली और सारे वीडियोस देख लिए वो लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को सारी चीजें काफी हद तक पता हो चुकी हैं। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन और हम लोग खटाखट क्वेश्चंस करेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चण में हमें दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, मतलब दो समीकरण युग्म नहीं, एक ही समीकरण युग्म ही मतलब दो समीकरण आ गया, सॉरी, ठीक है। तो मिला क्या अपने को? x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0 और दूसरा क्या है? 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0। और बोला जा रहा है कि आप ये देख करके बताओ कि इस तरह के समीकरण युग्म के कितने हल है। एक अद्वितीय हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर कोई भी हल नहीं है। तो जो स्थिति भी है, अगर अद्वितीय हल है तो फिर हमें उसे वज्र गुणनखंड विधि से करना है। तो बस सबसे पहले क्या करेंगे? a1/a2 यानी कि x के गुणांक क्या है? 1/3, y के गुणांक क्या है? -3/-9। बस इतना देखना है हम लोग को। क्या देखना है? हम लोगों ने वास्तव में देख रहे हैं a1/a2 b1/b2। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तब तो अद्वितीय हल होगा, और अगर बराबर है तो या तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर एक भी हल नहीं होगा। तो हमें तो सिर्फ तब काम करना जब ये बराबर ना हो। तो यहां पर क्या बराबर है? ये तो 1/3 आ गया, ये भी आपका 1/3 आ गया। इसका मतलब हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे? नहीं, अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने से हम सिर्फ ये बता पाएंगे कि इसके अद्वितीय हल नहीं है, एक अद्वितीय हल नहीं है। हो सकता है अब इसका एक भी हल ना हो या फिर अनंत हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें C1/C2 में निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 क्या है? C1/C2 -3/-2 है, यानी कि 3/2। तो क्या 3/2 इसके बराबर है? नहीं है, सीधी सी बात है कि नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो ऐसी हो गई, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका कोई भी हल नहीं हुआ, ये दोनों वास्तव में समानांतर रेखाएं हो गई। तो हमें इसको अब यहीं पे छोड़ देना है, आगे बढ़ते हैं। हमें समीकरण दे रखे हैं 2x धन y बराबर 5 और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x धन 2y बराबर 8। अच्छा, तो a1/a2 क्या होगा? देखो यार, x का गुणांक क्या है? 2/3, सीधा सीधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और b1/b2 क्या हो जाएगा? 1/2। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं है बराबर। इसका मतलब क्या होगा? इनका कोई अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल की बात आ जाती है ना, तो हमें C1/C2 देखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अब हमें क्या बोला गया कि इसको वज्र गुणनखंड विधि से आप हल कर दीजिए। तो वज्र गुणनखंड विधि में हल करने के लिए आप ध्यान रखिए कि हमेशा ही हमें जो भी समीकरण दे रखे हैं उनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब सारे पक्षों को एक तरफ ले आएंगे, बाकी उसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 बराबर 0। और ये क्या हो जाएगा? -8 बराबर 0 हो गया। बस अब क्या करना है? अब इसको हल कर देते हैं। x लिखिए, y लिखिए, 1 लिखिए, b1/b2 से क्या करेंगे? 1 2, देखो इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2, यहां पे आ जाएगा -5, यहां पे आ जाएगा -8, फिर क्या आ जाएगा? उसके बाद से फिर ये आ जाएगा 2 3 और उसके बाद से फिर b1/b2 1 2। अच्छा, तो x बटे ये गुणा क्या हो जाएगा? -8, फिर आपने चिन्ह लगाया ऋण का, ये गुणा किया, ये क्या हो गया? -10 बराबर y बटे 5 पियो 15, फिर ऋण लगाया, नीचे से ऊपर गुणा किया तो क्या हो जाएगा? -16। ये किसके बराबर हो गया? 1/2 से 2 में गुणा किया तो क्या हो गया? 4, ऋण लगाया 3 से 1 में गुणा किया तो क्या हो गया? 3। इतना आसान है ना? इतना आसान है। अब देखिए एक बार इसको देखते हैं। 1 से आपने क्या किया था? -8 में किया तो -8 हो गया, यहां से किया -10 हो गया, ठीक। तो -10 + 10 हो जाएगा। फिर आपने किया -15, यहां से किया -16, लेकिन ये -16 और साथ में क्या रहेगा? ऋण भी तो लगेगा, है ना? तो यहां पर एक चीज हो गई थी गलती। देखिए, देखने का अपने को क्या मिल गया? फायदा मिल गया। देखिए क्या हुआ? 8 से 2 में गुणा करोगे तो 16 आएगा, लेकिन ये ऋण भी है तो ऋण 16 हो जाएगा। और आप नीचे से ऊपर गुणा करते हो तो एक ऋण और लगाते हो तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? 2 बार रह जाएगा, तो ये हो जाएगा धन का। और यहां पर देखिए 2 दूनी 4 और यहां पर क्या हो जाएगा? ऋण 3, ठीक। और देखिए यहां पर ये देखिए 5 3 15 तो कर दिया, तो मैंने यहां पर भी ऋण है, ये दोनों में ही ऋण था, तो यहां पर भी ऋण 15 आएगा, यहां पर ऋण 16 आएगा और बीच में ऋण रहेगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया? आपको एक बार मिल गया। ये जो मैंने एक बार यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती कर दी थी, क्योंकि दोनों ही ऋण है, ठीक है, वही मैंने छोड़ दिया था। अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक के नीचे देखो ना, 4 - 3 यानी कि 1/1 तो क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये तो आपको सीधे सीधे दिख गया 1 के बराबर है।
तो जैसे ही 1 के बराबर मिलता है तो आप x का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो x बटे क्या लिखा हुआ है, x बटे ऋण 8 माइनस माइनस 10, तो यानी कि x बटे 2 बराबर 1 है। तो x बराबर यहां से सीधा सीधा 2 आ गया। कितना आ गया, 2। और इसमें देखिए -15 और इसमें आप 16 जोड़ दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, y बटे 1। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, y बटे 1 बराबर क्या है, 1। तो यहां से क्या मिल जा रहा है, y बराबर 1। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अच्छा, अगला प्रश्न करते हैं। अब आते हैं इसी में अपने तीसरे सेक्शन में। तो तीसरा सेक्शन में क्या जो समीकरण युग्म है वो क्या लिखा हुआ है, 3x ऋण 5y बराबर 20, 6x ऋण 10y बराबर 40। अच्छा, इसमें भी हम लोग खटाक से मान लिख देते हैं, ये हमारे पुराने मान लिखे हुए इनको बिगाड़ देते हैं। अब फिर से देखते हैं a1/2 क्या है, x का गुणांक क्या है 3/6 यानी कि 1/2, और y का गुणांक क्या है -5 बटे -10 यानी कि 1/2। तो इसका मतलब भाई एक अद्वितीय हल तो है नहीं, इसका मतलब मैं वज्रगुणनखंड से हल करने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि जब अद्वितीय हल है तभी हल करने को कहा गया है। अच्छा, लेकिन अभी हमें यह पता करना है कि इसका कोई हल है क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या तो फिर कोई भी हल नहीं होगा। तो हम लोग C1/C2 भी कर लेते हैं। तो C1/C2 जो है वो क्या हो जाता है, C1/C2 जो है आपका 20/40 हो जाएगा, या फिर -20/40 होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, 1/2 ही आ जा रही है। तो यहाँ पे तो सब कुछ 1/2 1/2 1/2, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल क्या हो जाएगा। देख रहे हैं चुटकियों में सारे, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इसी प्रैक्टिस का आपको फायदा है कि एक एक मिनट में सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है जिसमें इक्वेशन है, हमारा समीकरण है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 7 है ये, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है, 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0। ये दोनों समीकरण है। फिर से a1/2 निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 1/3। कैसे, x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, दूसरे में क्या है -3 है और यहाँ पर -3 है। तो ये हमें मिल जा रहा है 1, ये है 1/3, यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अद्वितीय हल होंगे, एक ही अद्वितीय हल होगा, है ना। तो अब क्या कर देंगे, इसको फिर वज्रगुणनखंड से हल कर देंगे, x y 1, है ना। लिखते जाइए बस आराम से, देखना -3 फिर वाला -3 फिर वाला -7 फिर वाला -15, फिर यहाँ पर 1 कुछ नहीं लिख रहा है तो 1 है, x का गुणांक 1 है, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, कुछ नहीं लिखा है तो 0 कर दो, ठीक। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 3, फिर 1 के नीचे फिर से आ जाएगा b1 b2, तो -3 अच्छा, तो आप देख लीजिए x बटे 3 से 15 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा 45, 15 से 45, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन एक और माइनस आपको लगाना रहेगा तो माइनस आ जाएगा। नहीं समझ में आया, -3 बार हो रहा है, माइनस आप पहले से लगाएंगे और -3 का -7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21। ये बराबर हो गया y बटे क्या हो जाएगा, -7 कैसे गुणा करेंगे तो -21, और -15 का 1 में करेंगे तो -15, लेकिन -15 प्लस हो जाएगा। फिर आपने कर दिया आगे, तो 1 बटे क्या हो गया, 1 से 3 में करेंगे तो हो जाएगा -3, 3 से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -9, लेकिन माइनस आपको लगाना है तो माइनस का -9 ऐसे कर देते हैं। चलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, x बटे कितना ही है, ये क्या है 24, तो हो जाएगा x बटे 24 बराबर ये चीज क्या लिखी हुई है, ये 1 बटे -3, और उसमें आप माइनस माइनस यानी कि 9 को जोड़ रहे हो, धन 9 हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है 1 बटे 6। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया आपका 4। y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y बटे क्या लिखा हुआ है -6, तो y बटे -6 बराबर है 1 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया आपका -1। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न हो गया, हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और दूसरे प्रश्न में हमको बोला जा रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योग के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि ये तीनों का ही मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो हमें समीकरण क्या दे रखे हैं, 2x धन 3y बराबर 7, और a माइनस b x धन a प्लस b टाइम्स y बराबर 3a धन b माइनस 2, ये होना चाहिए। अब सीधा सा बात है, यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों का ही मान निकाल करके उसको बराबर कर देना है। तो a1/a2 क्या हो जाएगा बताइए, 2 बटे a माइनस b, है ना। b1/b2 क्या हो जाएगा, 3 बटे a प्लस b, देखिए, और ये क्या हो जाएगा 7 बटे, दोनों ही बराबर की एक साइड है तो कोई अनुपात में कोई दिक्कत नहीं आती, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा 7 बटे 3a धन b माइनस 2। देखिए बराबर है, बराबर के दोनों
जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो हमारा अचर है, वो बराबर के दाएं पक्ष में है दोनों ही, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसमें कंफ्यूज होने की अब जरूरत नहीं है। तो अब क्या करना है, हमें इन तीनों को बराबर कर देना है। क्यों? क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल की बात हो रही है, तो बराबर करेंगे तो पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों को बराबर करके देखते हैं। ठीक है, यहां से क्या आता है उसको देखते हैं। ठीक, तो यहां से फिर से एक तरह से समीकरण युग्म बन रहा है। तो 2/a माइनस बी बराबर किसके है, 3/a प्लस बी के। अच्छा, तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी इधर ले जाते हैं, माइनस बी इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा आपका 2a धन 2b बराबर 3a ऋण 3b। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, 2a को इधर ले जाते हैं और माइनस 3b को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 5b बराबर a। तो यहां से आपको a बराबर 5b मिल गया, तो आपको एक मान मिला, इसको हम बोल देते हैं हम लोग a। ठीक है, कोई एक मान मिला, कैपिटल A बोल दिया, इक्वेशन है हमारी। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को हल करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये 3/a प्लस b, ये किसके बराबर है, 7/3a धन b माइनस 2, इसके बराबर है। अच्छा, तो 7a प्लस b का यहां पर गुणा करा देते हैं और इसका गुणा इस तरफ करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9a धन 3b माइनस 6 बराबर 7a धन 7b। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, 7a को आप इधर ले आइए तो हो जाएगा 2a बचेगा। क्यों, 7a इधर आएगा तो रेड का हो जाएगा, ये 3b उधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 3b को आप उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4b धन 6। अच्छा, ये अपने को मिल गया कोई दूसरा समीकरण, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने कैपिटल बी। अब आपको a से क्या पता है कि जो स्मॉल है वो 5b के बराबर है, तो a की जगह 5b रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5b बराबर 4b धन 6। तो ये कितना है, ये है 10b के बराबर, 10b माइनस 4b बराबर 6, 6b बराबर 6। तो यहां से क्या मिल गया आपको, b बराबर 1। और जैसे ही आपको b बराबर 1 मिल गया, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, b बराबर 1, तो a बराबर 5 भी है, तो a बराबर क्या हो गया, 5। तो जब a को 5 के बराबर आप रखेंगे और b को 1 के बराबर रखेंगे, उस स्थिति में इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। ये हमारा हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ बाकी है, इसमें ही दूसरा खंड है, ये हम लोग का दूसरे का पहला सेक्शन था, इसी का दूसरा सेक्शन भी कर लेते हैं इसी वीडियो में, फिर आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न में हमको बोला जा रहा है कि k का मान निकालना है जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल ना हो। कोई भी हल कब नहीं होता है, जब ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर हो लेकिन C1/C2 दोनों से अलग हो, है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या लिखना है, अपने को लिखना है 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, पहला ये समीकरण हो गया। दूसरा है 2k माइनस 1 टाइम्स x प्लस k माइनस 1 टाइम्स y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। इतना आसान है यार, बताइए। सबसे पहले a1/a2 लिख दो, क्या लिखा हुआ है बताइए, 3/2k माइनस 1। अच्छा, अब बताओ इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, यानी कि b1/b2 क्या है, बोलो। एक, यहां पर a के गुणांक, यहां पर गुणांक क्या है, k माइनस 1। अच्छा, और यहां पर अचर पद क्या है, अचर पद है आपका 1/, ये क्या लिखा हुआ 2k प्लस 1, तो यहां पर C1/C2 क्या हो जाएगा, 1/2k प्लस 1। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो है कि आपका a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले पहली कंडीशन को हल करते हैं, यानी कि 3/2k माइनस 1 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए 1/k माइनस 1 के, है ना। तो 1/k माइनस 1। अच्छा, तो अब गुणा करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3k माइनस 3, और इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2k माइनस 1। 1 से गुणा करेंगे उतना ही रहेगा। अब 2k को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3k से 2k जाएगा तो बच जाएगा k, और ये 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो k बराबर 2 आ गया यहाँ से। अच्छा, तो k बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग को इतना दिखा है कि k बराबर जब भी 2 होगा ना, उस स्थिति में ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, और ये दोनों यानी मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 का मतलब क्या हुआ कि या तो कोई भी हल नहीं होगा या फिर अनंत हल होंगे। तो अब अनंत हल होंगे कि नहीं होंगे, उसमें ये वाली कंडीशन भी मैच करनी चाहिए। और ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन तो बोलती है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, तो वो भी करके देख लेते हैं। तो बराबर नहीं होने चाहिए का मतलब क्या हुआ, 1/k माइनस 1 बराबर नहीं हो, किसके बराबर नहीं हो, 1/2k प्लस 1 2k धन 1 के बराबर। अच्छा, 2k धन 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2k धन 1 बराबर नहीं है k माइनस 1 का, इसको इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया। अच्छा, k को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2k से k जाएगा तो क्या बचेगा k, और ये बराबर नहीं है किसके, -1, और इधर आप ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा -1 और सॉरी
-1, ये धन 1 है, इधर जाएगा तो -1, -1 पहले से ही है, धन 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, k बराबर नहीं है -2 के। अच्छा, तो ये कंडीशन तो आपको बता रही है कि k जो है वो ऋण 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहां से आपको क्या मिल रहा है, k बराबर 2। तो क्या 2 ऋण 2 के बराबर होता है, नहीं होता है, एक 2 है दूसरा ऋण 2 है। इसका मतलब वास्तव में हम यहां पर देखिए, ये जो है ना, इसमें हमें क्या मिला कि k 2 -2 के बराबर ना हो, ऋण 2 के बराबर ना हो, तो ऋण 2 को छोड़ करके आप कुछ भी लेकर के आओगे, कुछ भी, तो उस स्थिति में आपको ये क्या मिल जाएगा, ऋण 2 के बराबर नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन इन दोनों इक्वेशन से किससे, यहां से क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है आपको k बराबर 2, यहां से मिल रहा है कि 2 -2 के बराबर ना हो, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। समझ गया, नहीं समझ गया भाई, -2 ना हो इसका मतलब 2 भी तो हो सकता है, और ये हमें बता रहा है कि 2 होना चाहिए, तो 2 हो गया उत्तर। ठीक, अब अगला प्रश्न को करते हैं अपने अगले वीडियो में।